समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन्मण्डले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। यह सनातन संस्कृति का एक श्लोक है जिसमें प्रतीकात्मक रूप से इस पृथ्वी माता को नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। समुद्र जिसके वसन है, समुद्र जिसका वस्त्र है, पर्वत जिसके स्तन है, ऐसी विष्णु की पत्नी पृथ्वी माता, मैं तुझे स्पर्श कर रहा हूँ, पाद से स्पर्श कर रहा हूँ, यानी पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। ये प्रातःकालीन जब कोई भी नागरिक अपनी शैया छोड़ता था और पैर पृथ्वी पर रखता था, उस वक्त का ये श्लोक है। कुछ लोग इसको नियमित पढ़ते रहे होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ते रहे होंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से ये कहा जा सकता है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो पृथ्वी माता को प्रणाम करे, स्पर्श करे, चरण स्पर्श करे। चूंकि वो उसकी कोख में रहता है, वो उसका पालन पोषण करती है, बड़ा स्वाभाविक है। और आजकल ये बात इसलिए कही जा रही है कि श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। यह भी एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा या परंपरा रही है। वो कितने प्रदेशों में है, कितनों में नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि ये हमारी परंपरा है कि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को विभिन्न रूपों में अपनी अपनी दृष्टि से श्रद्धा अर्पित करते हैं। तर्पण कहते हैं उसको, लेकिन श्रद्धा अर्पित करते हैं, ये सच। ऐसी एक परंपरा भारत में रही है और एक अच्छी परंपरा है कि हम पूर्वजों के लिए अभी जवाबदेह हैं, और उनकी कोई अतृप्ति रह गई हो और मेरे कर्तव्य में कोई कमी रह गई हो तो मैं इस बहाने इसको पूरा करता हूँ। अच्छी परंपरा है, अगर वो खाली रूढ़ न बन जाए तो अच्छा। लेकिन इन दिनों में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये देश अभिशप्त हो गया है क्या? ऐसा लगता है कि इस देश को, जैसे लोग भाषा में कह सकते हैं, इस देश को कोई नजर लग गई है क्या? क्या ये अभिशप्त हो गया है देश? संस्कृति के जितने मूल उत्स थे वो कहीं दिखाई नहीं देते। हम अपने शब्दों से बोलते भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये कहीं दिखाई नहीं देते। और कभी कभी लगता है कि ऐसा हुआ क्यों। ये तो तय है, ये अभी इसका बहुत विस्तृत विवेचन हो जाएगा कि ये तय है कि ये जमीन कुछ अभिशप्त हुई है। जो भारत भूमि पर होना चाहिए था, जिस शुभ्रता के, पवित्रता के अथवा संपन्नता के दर्शन होने चाहिए थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। मैं भारतीय संस्कृति का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप इस बात को समझ लें कि वस्तुतः संस्कृति क्या है, ये पृथ्वी माता क्या है। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, क्यों नहीं बोलेंगे। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, मैं उस जमीन को, उस जननी को प्रणाम करूंगा, 10 बार प्रणाम करूंगा। लेकिन क्या ये सच है कि उसको प्रणाम करने का जो मेरा उद्देश्य है या जो मेरी खुशी है, क्या मैं उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं? लगता नहीं है कि हम इसका कोई पॉजिटिव आंसर दे पाएंगे। अभिशप्त से हो गए। ये लगातार जो खबरें आती हैं कभी कभी बड़ा कचोटती हैं। अब बुजुर्ग लोग हैं तो नेचुरल है कि अब आपके पितर ही बनने वाले हैं, मृत्यु की कोख में लगभग जाने वाले हैं। लेकिन ये पीड़ा होती है और ये पीड़ा होनी चाहिए, हर नागरिक को होनी चाहिए कि हुआ क्या है इस मुल्क को। उत्तर प्रदेश जैसे, जहाँ अवतारों का प्रदेश है कहा जाता है, जहाँ राम है, कृष्ण है, जहाँ गंगा, जहाँ से गंगोत्री निकली है,
जहाँ पवित्र नदियों का वास है, जहाँ पवित्र नदियों का उद्गम है, संगम है, यहाँ प्रयाग है, उस प्रदेश में जब ये सुनते हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनते समझते देखते हैं, दुख होता है। 13 वर्ष के साथ बलात्कार, और उसके बाद भी ये दावा कि यहाँ की कानून व्यवस्था बड़ी सही है, अटपटा सा लगता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम धोखेबाज हो गए, हम धोखा देते हैं लगातार। किसी तरह का संशोधन सुधार हो, कोई आवश्यक नहीं है कि अपोजिशन कहे, ये कहे, वो कहे, ये सब छोड़ दीजिए। हम भारतवासी लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, तो कम से कम अपनी दुर्दशा पर चर्चा तो कर सकते हैं। और जब दुर्दशा पर हम चर्चा करें और कोई व्यक्ति आके कहे कि आप उस पार्टी के, तो ये सब बेकार की बात है। हमको आत्मालोचन करना चाहिए। देखिए, एक आत्मा होती है। अभी अभी श्रवण संस्कृति के भी पर्व खत्म हुए हैं। गणेश जी, गणेश चतुर्थी से लेकर एक अनंत चतुर्दशी तक की बात हुई है। बहुत कुछ मनाते हैं हम, इसलिए मनाते हैं कि हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है, और लगातार इस मनाने के माध्यम से हम उस शुभ्रता को उजागर कर सकें जो असलियत है। हमारी एक आत्मा है, ईमान है, ज़मीर है, कुछ भी कह लें आप उसे, अपनी अपनी भाषा है। लेकिन हमें ऑनेस्टी से बात करनी चाहिए, ईमानदारी से बात करनी चाहिए कि हुआ क्या है इस मुल्क को। ऐसे प्रदेश में जहाँ राम और कृष्ण की बात होती हो, जहाँ नए भारत के उदय की परिकल्पना की जाती हो, भारत प्राचीन रहे ना, वो ज्यादा बढ़िया है। नित नवीन है ये, इसमें कोई नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो का तो है, ये पृथ्वी जो की तो है। उस पृथ्वी माता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके भूगर्भ और भूकोख में अपार संपदा है। वो एक अलग बात है कि हमने छीन ली, हमने कुछ भी, जिन राज्यों ने, जिन सरकारों ने किया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये नए भारत की कल्पना जहाँ से होती है, वहाँ इस तरह का, क्या कहें उसको, मतलब कहते कहते भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हुआ क्या है इस मुल्क को। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये खाली वाक्य था, या इस वाक्य की सार्थकता मैंने कपूत बन के, भारत माता का कपूत कुपुत्र बन के, किसी की निगाह में नहीं आती बात। ये हो क्या रहा है, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए केवल इतनी निराशा के भाव में हम इतना ही कह सकते हैं कि भारत कहीं अभिशप्त तो नहीं हो गया है। हम उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि उन स्टेट्स की तरफ कोई ध्यान में, कोई खबर भी नहीं आती, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। कोई खबर ही नहीं आती। वहाँ बाढ़ हो तो कोई खबर नहीं, वहाँ लोगों के साथ कितनी दिक्कतें हैं, मानवता पूरी की पूरी संकट में हो, कोई बात नहीं होती। ये उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जो शायद दिल्ली की गद्दी प्रदान करते हैं, केवल इनकी बात होती है, कोई बात नहीं होती। हम उसकी बात छोड़ भी दें। बड़ी चर्चा थी एक जमाने में, एनआरसी, सीए, जो हमारे जज जो है रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि जजों को ये समझ लेना चाहिए, न्यायाधीशों को ये समझ लेना चाहिए कि रिटायरमेंट भी होता है, ये समझ लेना चाहिए। और ये रिटायरमेंट है ना, ये प्रतीक है इस बात का कि जन्म के बाद मृत्यु भी होती है। हम कुछ ऐसा तो कर चलें जो कुछ लगता हो कि हम पितरों को सही श्रद्धा दें। कोई, मतलब ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को उजागर करती है, हमारी भावनाओं को। मैं सांस्कृतिक चर्चा ही करूंगा कि हम संस्कृति पे चर्चा कर लेते हैं, और संस्कृति को, संस्कार को, या संस्कृत को, इन तमाम जो एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट हैं, जिसको भारतीय सभ्यता कहते हैं, उसको विकसित करने के जो अवयव हैं, जैसे न्याय है, न्यायपालिका है। बड़ा जोर था इस बात पर, इस पीरियड में, इतने पीरियड में एनआरसी हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल बात मत समझना, सच्ची बात है, बाद में आपको जाहिर हो जाएगा मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने समय में होना चाहिए। जैसे कि जिद्दी माँ होती है ना, जो बच्चे से कहती है इतनी देर में दूध पी लेना चाहिए, तो पोषण होगा या कुपोषण होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। साधन आपके पास थे नहीं, आपने न जाने किस भावना के वशीभूत होकर, हो सकता है कि उस राज्य पर आपकी राज्य करने की कल्पना हो, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि हो जाना चाहिए, हुआ।
कोई बात नहीं, कैसे हुआ? अब आज की स्थिति में कितने लोग, चूंकि एनआरसी तो कोई गड्ढे में, वो जो इसको आप बहुत बड़ी बड़ी बाहें फैला के बात करते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट भी एक जगह है इस देश की। हो सकता है कि मेरे देश के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जितने भी पार्लियामेंट में सांसद हैं, वो शायद पूरे प्रदेशों के नाम भी नहीं जानते होंगे, ये बात पक्की है। और नॉर्थ ईस्ट उनसे कह दो अगर किसी भी स्टेट के नाम वो गिनवा दें, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वो तो जानते हैं कि हमें तो सिर्फ भाटगिरी करनी है, खुशामद करनी है, ताली पीटनी है, बस बात खत्म, हमें गद्दी मिल जाएगी। और जितनी भी सुविधा वो भोग रहे हैं, पब्लिक की निगाहों में नहीं है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनकी बहुत सारी डिटेल आपको नहीं दी जाती। खैर कोई बात नहीं, आपके भाग्य में, आपके पुण्य में अगर ऐसी कोई बात है तो भोगो। लेकिन भैया, जो ताली पीट के कहते थे जब एनआरसी की बात होती थी, और हमारा होम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बोलता था या बोला था, 5 अगस्त की बात है जब उसने अक्साई चीन की बात कही थी, जोश में कह गए होम मिनिस्टर ने भैया। उसके बाद क्या दुर्दशा हमारी हुई वो अलग बात है, उसको किसी बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये देश अभिशप्त है इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है, और हमें कहनी चाहिए बात, हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि अभिशप्त क्यों है, इसके कारण क्या है। तो जज जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने कहा इतने दिन में एनआरसी हो जानी चाहिए। मैं एक प्रदेश भर की दुर्दशा की बात कर रहा हूँ। आज वहाँ कितने लोग हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त ही नहीं है, डिटेंशन सेंटर में है, या नागरिकता का पूरा उपयोग वो कर ही नहीं सकते जो नागरिक के अधिकार है, क्योंकि सब मामला आधार में पड़ा हुआ है। और डिटेंशन सेंटर की यातनाओं का अगर आप चित्रण कर लेंगे, तो गांधी ने जो प्रीवी काउंसिल में किसी वक्त कहा था कि अगर मैं महात्मा नहीं हूं, सत्य नहीं बोलता हूं, तो मैं भारत के किसान के घर पैदा हूं, उस यातना का उसने एक सिंबॉलिक चित्र किया था महात्मा गांधी ने। आप अगर डिटेंशन सेंटर की कोई कल्पना कर लें, और आपके यहाँ जो नरक स्वर्ग की कल्पना है, उसमें नरक की भयंकर यातनाओं की कल्पना कर लें, तो आपको डिटेंशन सेंटर याद आ जाएगा। समझ नहीं आती बात, क्यों हो रहा है ये तमाम भारतीय नागरिक के, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो वो न तो नागरिकता का उपभोग कर पा रहे, और कुछ लोग डिटेंशन सेंटर में भी हैं। कौन सी एनआरसी थी? गृह मंत्री को या सरकार को छोड़िए, दुनिया भर की बातें, क्या नेहरू ने कहा था, क्या गांधी ने, क्या, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपकी दिमाग में कहीं संवेदनशीलता नहीं है मानवता के प्रति? क्या हो रहा है कभी जाके गए आप, कभी देखा आपने? मैं केवल प्रतीकात्मक रूप में एक प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं, कहीं होश ही नहीं है किसी को। ताली पीट रहे थे हर्षवर्धन सबसे ज्यादा, चूंकि अब तो आजकल तो वो पुरानी व्यवस्थाओं ने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि पार्लियामेंट को आप प्रश्नकाल में देख सकते हैं, तो देखा ताली पीट रहे हैं। ताली पीटने का क्या मतलब है भाई? मेजें थपथपाने का क्या? एनआरसी पर बड़ी ताली पीट रहे थे आप, है? ताली पीटने के भी प्रकार होते हैं। एक ताली होती है किन्नर की ताली, जिसको हमारे यहाँ हिजड़ा समाज कहते हैं, उसकी भी ताली होती है। क्या समझ रहे हैं आप? अरे खुशी से हो, हृदय से हो, सहृदय हो, कुछ मानवता के कल्याण के लिए हो, आपकी खुशी का इजहार हो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन केवल भाटगिरी में, क्योंकि भाटगिरी के बड़े फायदे हैं, करना तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति विशेष की या व्यक्तियों विशेष की आपने जयकारा करना है, और उनको भी प्रदर्शित करना है कि आई एम एग्री विद यू। और कुछ एग्री वैग्री जानते ही नहीं है, वो एग्री क्या होता है? एग्री तो एग्रीमेंट का एक छोटा सा पर्याय है। कुछ आपके साथ आपने अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता किया हो, कोई करार किया हो, उसको एग्री कहते हैं भैया। क्या बेकार की बात है। तो इस तरह की प्रदेशों की, केवल मैं आसाम की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह की उन प्रदेशों की हालत है। और न जाने कितने गांव, चूंकि आंकड़े तो आपने मिट्टी में मिला दिए, और आंकड़ों के लिए ऑथेंटिक केवल सरकार होती है, तो मैं कोई आंकड़ेबाजी नहीं कर रहा हूँ। आंकड़े तो आपने जमीन के नीचे दिला दिया, दबा दिए, आंकड़ा आपको रहेगा ही नहीं। अब सत्यता का उजागर होने में बड़ी दिक्कत है। अब संसद में भी झूठ बोला जाता है, मीडिया में भी झूठ बोला जाता है, और झूठ का बड़ा भारी साम्राज्य है, झूठ का बहुमत है, ये शक नहीं है इसमें कोई, गिना सकते हैं हम लोग। हो क्या रहा है? कितने लोग मर गए या मर जाएंगे या मरने से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। कम से कम उन स्टेट्स, इन स्टेट्स में जो कुछ होता है वो आप बताया, उत्तर प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप में रख रहा हूँ। तो आखिर हुआ क्या?
ये भारत देश को क्या हुआ, जिसके बारे में बहुत, मैंने तो सबसे पहले श्लोक में बोला कि मैं तो इस पृथ्वी माता को प्रणाम करता हूँ। क्या हुआ, क्यों लग रहा है कि अभिशप्त? जो कुछ घटित हुआ, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो कुछ घटित हुआ, हो सकता है अतिरेक में हो गया हो, आवेश में हो गया हो। नई नई सत्ता किसी को मिलती है तो ऐसा कभी कभी अपने को स्थापित करने के लिए बहुत से ऐसे कदम जो बिना सोचे समझे और तानाशाही तरीके से स्थापित कर दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, ये मुल्क झेलेगा, इस मुल्क ने हमेशा झेला, अंग्रेजों की हुकूमत झेली है। और उस वक्त तो जो नई पीढ़ी के लोग पैदा भी नहीं होंगे, अपने माँ बाप अपने बुजुर्गों से पूछना कि किसान की क्या दुर्दशा थी इस देश में, क्या दुर्दशा थी साहब। जो एक बनियान, अंदर जिसको आप बनियान कहते हो ना, उस पर बंडी बोलते थे, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। जो पहन ली वो जब तक फटती नहीं थी, धोने तक का इंतजाम नहीं था। कभी किसी नदी, कभी किसी प्राकृतिक जो संपदा है नदी किनारे चले गए और उसको भिगो भिगो के निचोड़ के फिर पहन ली। इस मुल्क की ये हालत है। और एक बात नहीं गिनाता मैं आपको, ये जो दिवाली होली मनाई जाती थी ना, इस दिन थोड़ा अच्छा खाने को मिलता था लोगों को, अधिसंख्य लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अधिसंख्य लोगों को। बहुत गुर्बत थी, बेरोजगारी बेरोजगारी ये शब्द ही नहीं थे, बस केवल भरण पोषण हो जाए यही बहुत है। तो हमने बहुत जुर्म देखे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश के लोग, जिसका अपना संविधान हो, वो इस तरीके से उनके सानिध्य में ये देश दुर्दशा झेले। थोड़ा लगता है कि अब वो भी शायद कुछ नहीं, अभिशाप है ये इस मुल्क को। क्यों है अभिशाप, क्यों है आपको अभिशाप, मुझे बताइए। जनतंत्र है ना, जनता चुन रही है ना, तो अभिशाप क्यों है? अब तो भगवान नहीं आएंगे ना, भगवान ने तो सब कुछ दे दिया आपको। अगर भगवान कोई चीज है तो बात खत्म हो गई। और हम यदा कदा याद भी कर लेते हैं, हर 7 किलोमीटर पे इस मुल्क में मंदिर है, विभिन्न देवी देवता हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी देखिए आप, हम लक्ष्मी की पूजा सबसे ज्यादा करते हैं। और सबसे बड़े दरिद्र नारायण है, मैं तंज की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। हुआ क्या उस पूजा का? या तो पूजाकार सही नहीं था, या पूजा का यथेइष्ट सही नहीं था। क्या हुआ? सरस्वती की पूजा करते हैं, निरक्षर भट्टाचार्य, आप कितनी भी यूनिवर्सिटीज का नाम लिख दीजिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि जिन विश्वविद्यालयों का जो मकसद उद्देश्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ, नहीं हो रहा था, ये मान लीजिए। तो अचानक शायद जनता को, नई पीढ़ी को, जिसको इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है या है ही नहीं, आवेश में आ जाते हैं, वीर रस में पाया हुआ, ठीक है, जयकारा बोल दिया। तो कभी मान लीजिए किसी को सत्ता सौंप भी दी, जनता नहीं सौंपी ना सत्ता, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा लग रहा था शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया, इस तरह का प्रचारित हुआ, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन जिसको दिया था और जिसने बड़े बड़े वायदों के साथ लिया था राज्य, जिसने संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा था, वही व्यक्ति अगर विश्वासघात कर दे। देखिए, राजनीतिक चिंतक हुए राम मनोहर लोहिया, सब जानते हैं, वो एक बात कहते थे, बहुत सी बातें हम उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि वो, उनका सिर्फ आलोचना और समीक्षा करना उनका काम था, बाकी उन्होंने कोई रचनात्मक काम किया नहीं, लेकिन भाषा उनकी बड़ी सुंदर थी। तो वो कहते थे कि भैया, विश्वासघात और बलात्कार सबसे बड़े पाप है, सबसे बड़े गुनाह। तो कोई विश्वासघाती सरकार आ जाए तो क्या इस मुल्क के नाम ये अभिशाप नहीं है? बिना सोचे समझे बात की आपने, जो संभव ही नहीं था, और उस अतिशयोक्ति में ये सारा समाज, भारतीय समाज, खासतौर से नौजवान समाज डूब गया। उसने कहा अब तो स्वर्ग, अच्छे दिन आ जाएंगे, स्वर्ग हो जाएगा, अब तो धरती पर ही स्वर्ग प्रकट होने वाला है, क्योंकि एक देवता आ रहा है जो अजीब है, जो खुद ही कहता है, जैसे कि हमारे यहाँ तो पहले 10 सिर होते थे, किसी के 10 हाथ होते थे, तो उसको कुछ माना जाता था कि आश्चर्य है, कुछ अतिरिक्त है, ये इसमें शक्ति कुछ है। तो उन्होंने सीने कोई 56 इंची का बता दिया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन भैया, सब ये स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जो कुछ दुर्दशा हो रही है, आप तक ये बात जाती नहीं। क्या आप एक ऐसे राजा हैं जो कि कभी कभी यदा कदा खबर लेते हैं? अरे आप तो रोजाना के, आपके पास, आपके यहाँ से सब चीजें डिक्टेट होती हैं, पीएम ऑफिस को अपरंपार अधिकार है,
लोकतंत्र में पहली बार पीएमओ ऑफिस को इतने अधिकार हैं, जिसने फौज और इस तमाम सीडीएस बना के जिसको पीएम, मतलब क्या नहीं किया ऐसा जिसमें कि समस्त संविधान आपके अपने कमरे में बैठ गया, और तब भी आप इस देश की दुर्दशा करें तो कौन जिम्मेवार होगा? जब आपने ये सारे अधिकार छीने, कोई भी व्यक्ति, मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास 303 मेंबर है, कोई भी हाईली अनएजुकेटेड हो, बिना गूगल पीगल देखे ये बता दे कि उनके नाम क्या है और कौन सी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद है, बता दे जरा। कुछ आंकड़ा ऐसा भी कहता है कि अपराधी छवि के लोग हैं, या अपराधी छवि ही नहीं, वो अपराध में लिप्त लोग हैं। जीतने के लिए सब कुछ किया आपने, कोई बात नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश में प्रायश्चित है, सुधार है, तमाम इस तरह की कन्फेशंस हैं। चलिए, आप एक सेवा के लिए खड़े हुए हैं तो सेवा तो कुछ करिए, और सेवा मत करिए, लेकिन इस देश को बिगाड़िए मत ना। कितना गजब का देश है ये, और कितने गजब के लोग हैं ये। मैं तो कहता हूँ जड़ है। इस देश में एक भीड़ आदमियों को मार देती है। आप मत लेना हिंदू मुसलमान की बात, सब मरे हैं और सब ऐसे ही होता है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, दंगा हुआ, क्या था ये? और हम ये भी मान लें कि इसके कहने से हुआ, इसने इंस्टिगेट किया, इसने प्रेरित किया, छोड़ दीजिए, ये कौम जिम्मेवार है, ये कौम, इसको छोड़ दीजिए। राज्य व्यवस्था क्या कर रही थी? ये शासन क्या कर रहा था? इसका काम क्या है? 28 तरह की आपके पास एजेंसियां हैं जो आपको इनपुट देती हैं, जिसमें इंटेलिजेंस भी, गुप्त भी है, सीआईडी भी है और सीबीआई भी है। 50 संस्थाएं आपके पास। क्या इसी के लिए है कि जब भी किसी से हमें कोई उसको चुप करना हो तो ईडी पहुंच जाए? क्या इसके लिए ही? ये दुरुपयोग है। तो मैंने इसलिए कहा कि जजेस को भी सोच लेना चाहिए कि रिटायरमेंट होता है, और हर रिटायर्ड जज को राज्यसभा नहीं मिलती है, इसलिए सबका रिटायरमेंट होना है। ये सच है, ये कुदरतन एक कानून है, इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि हम तो भारतीय संस्कृति के लोग। कितनी प्यारी संस्कृति है, मैं आपको बता दूं। लोग कहते हैं ना कि उन्होंने आके हमारे देश की संस्कृति का, ये पार्लियामेंट कब बनी थी, ये बैंक कब बना था? ये अंग्रेजी हुकूमत में बने थे भैया। और तमाम जितने भी भारतीय प्रतीक होते हैं, कुबेर तो हमारे यहाँ का खजाने का मालिक है, इंद्र का भैया। कुबेर का फोटो, वो मूर्ति नहीं है क्या रिजर्व बैंक के सामने? पार्लियामेंट में वेद वाक्य नहीं मिलेंगे कि आपको असतुमा सदगमय की बात करते हैं, तमसुमा जो। तो ये जो लोगों को बरगलाया जाता है कि भारत, ये संस्कृति ऐसी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये संस्कृति ऐसी नहीं है कि कोई इसको मिटा दे। विचार कभी नहीं मरता है। इस संस्कृति ने विचार दिया है, विचार, और आत्मा के तह तक पहुंची है। अब आपकी आत्मा पर कूड़ा इकट्ठा हो गया हो तो हम क्या कहें? बातें कुछ फैल जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। मैं विषय पर बात करता हूँ, आवश्यकता है। हम, चूंकि आपने तो स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े और जो भी सत्यता के उजागर करने के आरटीआई जो भी थे, वो सब लगभग समाप्त कर दिए। वो एक ही जगह है जिसका नाम लोक कल्याण मार्ग है। कितना छल करते हैं आप, कितना कपट करते हैं। हमें बता दीजिए ना कि इस देश में क्या हो रहा है, इतना बता दीजिए। क्योंकि भारतीय जनमानस की नहीं, मानस की, जनमानस की प्रवृत्ति है जिज्ञासा। बच्चा भी पूछता है कि माँ ये भगवान क्या है, माँ ये पेड़ क्या है, पूछता है ना, और बच्चे, माँ उसका जवाब देती है। वो उसके बैठा अनुकूल वो अलग बात है। हमने क्या क्या भगवान भगवान कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये सच है ना कि आप राज्याधीश है ना, राज्य के अधिपति है, आपकी ड्यूटी क्या है? आप क्यों इतना इस देश का जितना भोग कर रहे हैं? कहां ले जाएंगे ये गुनाह, ये पाप? इस देश की जमीन का, इस देश के, जिसको लोग पॉलिटिकल भाषा में या किसी भाषा में कहते हैं करदाताओं का कर, मैं तो कहता हूं इस माता का कर है ये। भाई जो कुछ भी है मेरे पास, जिससे आप जीडीपी वगैरह वगैरह बात करते हैं, इकोनॉमिकल, ये तमाम या तो भूगर्भ की संपदा है, भूगर्भ की संपदा है, यानी जमीन के नीचे की संपदा है, या भूकोक की संपदा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसी पर आपकी इकोनॉमी वगैरह, ये आप नए नए शब्द गढ़ लीजिए। लेकिन मैं भारत माता का दूध पी रहा हूं और काम कर रहा हूं यार सांप का, ये तो गलत बात हुई ना। सांप को दूध पिलाना कहते हैं ना। अगर माँ कभी उद्घोषणा करेगी कभी
या इस माँ के कुछ सपूत उद्घोषणा करेंगे तो यही तो करेंगे कि ये तो सर्प निकला, माँ ने तो बहुत दूध पिलाया था। तो हमें ये सब कहने कहलवाने का सामना न करना पड़े, ऐसा कुछ कर लीजिए, आपके पास तो सारे साधन। आप लगातार और लगातार दिग्भ्रमित करते रहेंगे, रास्ते गलत बताते रहेंगे। आप तो मील के पत्थर हैं ना। मुझे NH 8 पर जाना है और आप मुझे NH 44 पर भेजते हैं, क्या होगा? ये नौजवान जिसको आप नई पीढ़ी कहते हैं, कभी आप 1000 बार ये कह चुके होंगे, ये नए लोगों का देश है, नई पीढ़ी का देश है, नौजवानों का देश है। नहीं समझ पा रहा, वो बात सच है। आपने 800 चैनल हैं भाई साहब सारे हिंदुस्तान में, हर गांव में 5.5-6 लाख जो गांव पहुंचते हैं, क्योंकि इसका बड़ा लोगों को शौक है। आप किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं, किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं। और ये हुआ है। आप एक व्यक्ति को लगातार सुबह से शाम तक की प्रैक्टिस करिए, आप उसको कह दी तू बेवकूफ है, उसके इर्द गिर्द समाज के जो लोग हैं तू बेवकूफ है, कुछ दिनों बाद ही उसको ये मालूम पड़ने, वो खुद ही कह देगा मैं बेवकूफ। साइकोलॉजिकल मामले है भाई। गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना? मैं तमाम आपको पूरे के पूरे वेद ऋचाएं बता दूंगा धीरे धीरे अपनी श्रृंखलाओं में कि क्या है हिंदू संस्कृति। इतना तो आप जानते हो ना, असतोमा सद्गमय इतना जानते हो ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय इतना जानते हो ना, अमृतुर्मा मृत्युर्मा अमृतम गमय जानते हो ना। ये क्या कर रहा था हेल्थ मिनिस्टर जो बैठ के वहां पीछे थपथपा रहा था? क्या हुआ कोरोना ने, है? जानते हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि, मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत उस तरह नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रिपोर्ट रोज देनी पड़ेगी। क्या ब्रीफिंग हो रही है? आपके पास है ही कुछ नहीं कहने को, कुछ नहीं है। और ये जितना मीडिया है ना, मैं कभी नहीं कहता ये बिका हुआ है। लोग कहते हैं कि बिका हुआ है, ये है प्राइम मिनिस्टर उसको डिक्टेट कर रहा है ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि ये जो एंकर जिस पे हम गुस्सा करते हैं, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। क्योंकि मुझसे कोई आदमी कहेगा आप जो है अमुक जगह जाके और ये घृणित काम करें, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन कभी कभी एग्जिस्टेंस का सवाल है, बहुत से लोग इतना संघर्ष नहीं कर सकते। अरे गांधी प्रैक्टिस कर सकता था अंग्रेज हुकूमत में, नेहरू जी कर सकते थे, मोतीलाल नेहरू की तो प्रैक्टिस बहुत शानदार थी। लेकिन इन्होंने कहा ना, पहली प्राथमिकता मेरे देश के नागरिक होने के नाते प्राथमिकता तो ये है कि भारत माता को आजाद कराऊं। उन्होंने काम किया ही। तो अगर कोई एंकर ये कहे कि मैं नहीं करूंगा, ये सब बात गलत बात है। क्योंकि वहां कोई संघर्ष, सीधी बात, दो बात नहीं तो करनी है, ठलुआ बातें, बेकार की बातें करनी है, जनता को बरगलाना है। लेकिन रिटायरमेंट है, ध्यान रखना, इसको नहीं टाल सकते आप। कितनी भी लफाजी कर ले आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे खाली नेगेटिव बात कर रहा है ये आदमी, कौन है? मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। मैं नहीं मानता कि मीडिया बिक गया, ये हो गया ना। मैं एक बात मानता हूं और इस बात को समझ लेना अच्छी तरीके से। जो मैं कहता हूं उसका विश्लेषण संभव है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मीडिया के पीछे लोग बैठे हुए और उसके पीछे भी बैठे हुए, मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया के मालिकों की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई वाला ही कुछ नहीं है, लेकिन उनके भी कोई मालिक है। ये जो मीडिया है ना, मैं तो कहता हूं कि अगर ठीक से एक बार ये गद्दार लोग जो उनके भी पीछे बैठा, देखिए, आपको सही दर्पण न दिखाएं, सही बात न बताएं, और सही बात बताओ या न बताओ, ढूंढने वाले ढूंढ ही लेंगे। बहुत काबिल लोग हैं इस देश में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप गलत बात तो मत बताओ। तो उसके जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, पीछे से पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो आका हैं, जो सुपर आका हैं, जो नजर नहीं आते, उनको अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, इससे ज्यादा क्या कहूं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। प्रशंसा करते रहो। मैंने बीच में शब्द छोड़ दिया है क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता। उनको बिल्कुल पक्का पता है
इससे ज्यादा कम अकल, इससे ज्यादा बेवकूफ सरकार नहीं आएगी। तो उसके पीछे भी आका बैठा हुआ है, जो हो सकता है विदेश के किसी कोने पे बैठा हो, और उनको कोई मतलब नहीं है इस जमीन से। भाई साहब, हम जो एंकरों को केवल इतना दोष तो लगा सकते हैं कि तुमने चुना तो चुना क्या, झूठ का व्यापार चुना क्या, झूठ का व्यापार चुना, तो चुनने में गलती तो होगी। गायत्री का मंत्र बोलता है धियो यो न प्रचोदयात, भैया मेरी बुद्धि को कुछ प्रेरित कर। ये है भारतीय संस्कृति। एक एक श्लोक में आपको बता दूंगा, एक एक। ये जो बार बार वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, 3 पाद बताए जरा, ये जितने भी लोग हैं पढ़ के कांट शंट, किस संस्कृति की बात करते हो, नहीं जानते आप। ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, रिटायरमेंट आएगा। अब प्रकृति का रिटायरमेंट होगा या संविधान का होगा, ये अलग बात है। और एक बात बताऊंगा आपको, संविधान ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। किसी धारा को किसी से काट देंगे, किसी को संविधान की धाराओं से भी लड़ाने का प्रयास इन लोगों ने किया है, हद है। और किसी ने कहा कि संविधान को, संविधान से सबसे बड़ा खतरा है। कहा कुछ और था, कहा इसलिए था कि भाई कोई रास्ता ढूंढ ले, कोई समाधान ढूंढ ले, इसलिए विभिन्न धाराएं बनाई गई थी, बड़ी बारीक स्तर पर बनाई। कितने दिन लगे थे। बाबा अम्बेडकर का आप नाम लेते हो यार, उसको बुद्ध की शरणों में जाना पड़ा। कमाल है इस मुल्क में, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हर बड़ा राजा, चाणक्य भी जैन मुनि हो गया था, अशोक भी बुद्ध की शरण में चला गया था, चंद्रगुप्त भी जैन मुनि हो गया था। कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपने इतना कुछ कन्फेशन के लिए आपके पास कुछ होगा नहीं। एक वक्त ही आएगा, जिन आदर्शों को आप आदर्श मानते हो, कभी उनकी एक लाइन तो देख लो ना भैया। ऐसे क्यों कहते हो कि ये हिंदू संस्कृति है, किसी को मारना हिंदू संस्कृति है? यार किसी जमाने में किसी शास्त्रार्थ में वैदिक हिंसा इंसान भवती, इस बात का इजहार हुआ है। उस प्रकृति के लोग हैं संसार में, सब तरह के लोग हैं, उस प्रकृति के लोग हैं। लेकिन वो प्रकृति जो तामसिक प्रकृति गीता में कही गई, वो हावी हो जाए, कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो? मैं कोई पॉलिटिकल बात आपसे नहीं करूंगा। इस देश में सारी संस्कृतियां जिंदा रही। कोई वैदिक संस्कृति तो शमण संस्कृति भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है और गांधी भी है। गांधी में इसलिए कहता हूँ सारे मुल्कों में, मैं कोई लफाजी की बात नहीं करता हूँ। आप सारे मुल्कों में चले जाइए, चाहे वो मुस्लिम मुल्क ही क्यों ना हो, जिनसे आप नफरत करते हो, बड़ी साफ बात कह रहा हूँ, वहां भी गांधी की कोई न कोई मूर्ति किसी मुल्क में मिल जाएगी। और ये मुल्क ज्यादातर जो जाना जाता है वो गांधी की वजह से जाना जाता है, ये बात समझ लो। और उस गांधी को आप मार देते हैं, उस गांधी को आप मार देते हैं और फिर उसको डिफेंड करते हैं। कैसे लोग हैं? मैं बात नहीं करता, हो सकता है नेहरू गलत हूं, मैं तो 2 बातें करता हूं कि भैया गांधी ब्रह्मर्षि था, इस मुल्क का ब्रह्मर्षि था। ब्रह्मर्षि कभी राज्य में नहीं आता है, लेकिन वो नीति बनाता है, और नीति के आधार पर राजर्षि चलते हैं। इस मुल्क में 2 राजर्षि थे भैया उस जमाने में, पटेल भी थे, नेहरू भी थे। ब्रह्म वाक्य हुआ करता था उनके लिए। गांधी ने कोई बात कह दी तो ब्रह्म वाक्य कह दिया, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो सत्ता से निर्लिप्त थे, उन्हें सत्ता चाहिए ही नहीं था। वो जो बात आप ही कहते हैं ना, कभी कभी कहा जाता है, कभी क्या ज्यादातर प्रचारित भी करते हैं बहुत से लोग अपनी सत्ता के लिए, कि गांधी ने कहा था कांग्रेस मुक्त हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक कह रहे हैं आप, कहा था उन्होंने। और ये बात कोई 37 में भी कहा था, जब उन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी थी तब भी कहा था, इनडायरेक्टली कहा था। क्यों कहा, क्या कहा था? इसका अर्थ ये थोड़ी तक आपको बिठा देंगे। अगर उन्होंने कांग्रेस को ये संदेश दिया था तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि आप राज्य व्यवस्थाओं की, ये नहीं कहा था कि आप चले जाएं और उनको बिठा जाएं। ऐसा कुछ नहीं कहा था, केवल एक ही बात थी, मैं आपकी बात पे बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा था, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं कहा था जो नारा आप देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। ये जो मैंने अभी जिक्र किया कि भारत माता का आप दूध भी पीते हो और सांप का काम करते हो, सांपों को बिठाने की बात कोई कह भी नहीं सकता इस मुल्क में। गांधी तो कभी नहीं कह सकता।
तो आप इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बिठाना था। इस देश के साथ बहुत कुछ नई पीढ़ी नहीं जानती। मैं बता दूं आपको, सन 66 के बाद इस देश में जिस तरह की बातें चली हैं, उस पर जाना भी अतीत है, चला गया। और हम तो इसी बात पे जिंदा रहेंगे, नहीं जाने कब तक जिंदा रहेंगे, पर ना वो वक्त आएगा भी कि नहीं आएगा कि सत्य की विजय होती है। पता नहीं, सत्य प्रोसेस है खाली या परिणाम है, इस दार्शनिक चर्चा में जाने के लिए बहुत बड़ा एक साधना चाहिए, नहीं है हमारे पास। हमें तो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना, और इसलिए नहीं चाहिए कि आप कोई देनदार है, हमें इसलिए चाहिए कि मेरी भारत माता का मामला है। भारत माता का हर सपूत या कपूत उसको बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कहां से कोई टकराहट आती है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने, छोड़िए ना बात फालतू की। भारत माता के प्रति नमन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और कृतज्ञता का भाव भी छोड़ दीजिए, कृतज्ञता आपके चित्त में है ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ संस्कृतियां आई, उसमें एक संस्कृति थी हूड़ संस्कृति, वो कुछ नहीं करती थी। मैं मोटी भाषा में कह दूं, वो सिर्फ इतना करती थी कि आपकी फसल पक गई और कह दिया ये मेरी है, उन्होंने साबित कर दिया, काट ली। ये मोटी भाषा में बोल रहा हूं, यानी जो आपकी उपलब्धियां हैं या किसी और की उपलब्धियां हैं, और जो उपलब्धियों जिनके माध्यम से आती हैं वो इतने शरीफ होते हैं कि वो अपनी बात को बहुत ज्यादा उजागर नहीं करते हैं। आया हो एक हूड़ संस्कृति का आदमी कहना ये तो फसल मेरी है, मेरे बाप की थी, बहुत से मुकदमे इस बात पर चल रहा है। तो एक हूड़ संस्कृति थी, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा हूड़ संस्कृति खत्म हो गई, हूड़ लोग चले गए ना, हैं जो कभी नहीं जाती संस्कृति, कभी नहीं जाती। आपने तो कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। तो राज्य के साथ जो विश्वासघात करता है, जनता के साथ जो विश्वास करता है, लोहिया के शब्दों में सबसे बड़ा पापी है, गुनहगार है। और आज तो विभिन्न तरह की बातें हो गई हैं। एक सज्जन आते हैं कभी कभी, मैं पुराना हूं, मैं संसदीय व्यवस्था को सब जानता हूं, दलाल रहे हैं आप, बताऊं मैं आपको, आप दलाल हैं इस देश के। आपने संपदाओं में बीच में जो वितरण होता है ना, जो संपदाओं का निस्तारण होना चाहिए जनता के नाम पर, उसमें दलाली की है। और कहें तो बता देता हूं, लेकिन हम इसमें जाना इसलिए नहीं चाहते कि बात फिर डाइवर्ट हो जाएगी। कितने लोग हैं, कभी हाजी मस्तान ने बात कही थी, कितने सांसद हैं, मैं कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूं, और मैं हाजी मस्तान को कोई बहुत बड़ा ऋषि नहीं मान रहा हूं, लेकिन हाजी मस्तान ने एक बात कही थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़कर कोई भी सांसद मुझसे निगाह से मिला के लगा बात कर दे। ये बात सच है। कौन से लोग हैं जो बकवास करते हैं कि हमने ये और हमने वो, और ये तमाम दुनिया भर के मीडिया पर लोग आते हैं, अगर एक एक की आप डर पैदा करते हैं। मैं सत्य बात करूंगा ना, आपके पास 3-4 हैं एजेंसियां, सरकारी एजेंसी, दुरुपयोग पहले की सरकार ने भी किया, इसमें कोई शक नहीं हुआ। आप भी दुरुपयोग करते, और आपके दुरुपयोग की तो हद है, हद। आप चाहे जब ईडी तो आपका जैसे ऐसा हो गया ना, जैसे उन्होंने कहा था ना, कुछ वो क्या कहा था, कोई तोता है, सीबीआई के लिए कहा था। मैं तो कहता हूं आपका बड़ा आज्ञाकारी कुत्ते हैं ये लोग, बेहद साफ बात करता हूं। क्या काम कर रहे हैं? कोई आरएनडी करती है क्या ईडी? और करती है तो तब क्यों करती, जब कोई ऐसी बात पैदा होती है तो ईडी क्यों चली जाती है, सीबीआई क्यों चली जाती है, आईबी? ये क्या कहे। विभिन्न प्रजातियां होती हैं, मनुष्य की योनि में भी कुत्ते हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँक दिया, चले गए। किसी को भी तंग करना है, किसी को भी जबरदस्ती। और अगर ईडी और आईबी सीबीआई किसी के दायरे में अगर कानून की परिभाषा की जाए तो हर व्यक्ति चोर साबित हो सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति चोर साबित हो सकता है। तकनीकी भाषाएं, आपने शर्ट कब खरीदी थी, बिल है आपके पास? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे पास एक एफआईआर आई है कि चोरी हुई थी, और उसने भी ये निशान बताया है, ले बैठे बैठे चोर साबित हो गए। तो कुछ नहीं लगता। गांधी जो 5 मीटर का कपड़ा ऊपर से नीचे तक पहनता था, उसको भी लोगों ने क्या क्या कहा। बड़ा रईस फकीर है, फकीर रईस होने लगे। अरे भाई, परिभाषा ये है कि फकीर के चरणों में दौलत डोलती है, फकीर के चरणों में मुकुट डोलते हैं, ये संस्कृति नहीं है, ये सत्य भी है।
देश में त्याग की और फकीरी की बड़ी मान्यता रही, बड़ी मान्यता रही। और आपने भी कहा था मैं फकीर हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा है वैसा है। सच बताऊं, पाप गिन नहीं पाओगे, और पापों की गिनती का आंकड़ा जहां होता है ना, वहां कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। ये मेरा दर्शन है, मेरा शास्त्र है, मेरी सभ्यता है, ये मेरे विचार है। वेद के विचार बता देता हूं मैं आपको, चारों वेदों के विचार बता, सारी ऋचाएं खोल के रख देता हूं आपके सामने, आप मौका दें, मौका देना। बेकार की बातें मत करिए, कागज पे रख के वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोगों, यार इस देश में आदमी आदमी को मार देता है, उसका जयकारा बोलता है और भारी भीड़ में मार देता है। तो ये जो मारने वालों की संस्कृति रही है वो कोई आज की नहीं है। कभी तो नई पीढ़ी सोचे कि जो व्यवस्था या जो विचार, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो भी विचार रहा वो विचार गांधी को मार दे यार, निहत्थे आदमी को जिसके पास कुछ नहीं, मार दे। और बहस इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में हो कि 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी, और चौथी गोली लगता है किसी और की थी। आप संविधान के साथ कितना बड़ा क्रूर मजाक करते हैं। अरे पापियों, गुनहगारों, मैं नहीं कहता कि भगवान कोई कुछ है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि किसी दिन तुम्हारी आत्मा ही तुमसे जवाब मांगेगी। आत्मा है, बेस है, ये तो तुम देख लेना, तुम तो समझदार लोग हो, तुम्हारे पास दुनिया भर की एजेंसियां, मुझसे पूछना या अपने आप में महसूस करना, खुद धिक्कारे जाओगे खुद से। इतने गुनाह मत करो यार। हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था थी कि घड़ा बनाया जाता था, कहते हैं कि पाप का घड़ा भर गया है। अब मुझे पता नहीं कि चूंकि आपका कितना बड़ा घड़ा है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये सच है, ये जो हमारी लोक भाषा में है ना, ये हमारी संस्कृति की ही परिभाषा है कि पाप का घड़ा तो भरेगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी, और आपके पास तो अवसर है। हम कब कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, वो आए वो आए, आप राजा हैं भाई, बहुमत है आपके पास, प्रजातंत्र के आप स्तंभ है। कभी अंधेरे में सोचो ना यार कि ये बलात्कार ये देश की भाषा है, ये बेरोजगारी, ये आत्महत्याएं, ये लोगों का लाइन में सड़ करके मर जाना, ये हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके अपनी माँ, एक माँ अपने बच्चे को ले जाती, ये सब आपका क्या हो गया है? आपको क्या मान लिया जाए आप? और ये प्रश्न सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप राज्य घेरे बैठे। वो किसी भी टेक्निकल जीतने हारने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बड़े सौभाग्य को आप चैलेंज कर रहे हैं, कितने बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप कि आपको बहुत बड़ी जनता ने विश्व के पटल पर, जिसका अपना नाम है लोकतंत्र परंपरा में, उसके आप अधिपति हैं, उसके आप सर्वे सर्वा हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। आप ऊँट उठाइए, थोड़ा सा तो अंदर जाइए यार। और अब बोलने लगे हैं कि सब रोजगार देना कोई सरकार का काम नहीं है। कह लेते हैं अब रोजगार देना सरकार का काम नहीं है, लेकिन क्या बेरोजगार पैदा करना सरकार का काम है? मान लेते हैं, मानने का कोई कारण नहीं है, लेकिन आप चाबुक दे के हमसे कहेंगे तो हम मान भी लेते हैं। भैया, करती है पुलिस कभी थर्ड ग्रेड का इस्तेमाल, आप भी थर्ड ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी को कहीं का किसी भी तरह की, उसके पास बेचारे के पास वो नहीं है, तो वो मान भी लेगा आपकी बात। भाई यहां से कुली नहीं गए थे भर के, ले गई थी अंग्रेजी हुकूमत, आप भी ले जाना, कोई बात नहीं है, लोगों को कुली बना देना और अपने अपने कोई द्वीप बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हक आपको किसने दिया कि पब्लिक सेक्टर्स को तमाम को खत्म करके आप एक बेरोजगार की पूरी श्रृंखला खड़ी कर दें करोड़ों में? ये किसने कहा था? आप कह सकते हैं, क्योंकि आप या तो न जाने किस बुद्धि के लोग, ये पब्लिक सेक्टर जो स्थापित किए थे वो सिर्फ इसलिए किए थे, बहुत सी बार ये बात पैदा हुई, पुरानी सरकारों में भी हुई कि पब्लिक सेक्टर खत्म करो क्योंकि घाटे में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ना,
घाटे में जाए या प्रॉफिट में। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट, लोग लगे हुए। और भैया इकोनॉमी का सीधा मामला है कि जो लगे हुए हैं वो पैसा जाएगा कहाँ। वो एक अलग बात है, भ्रष्ट सरकारों ने क्या किया विकास के नाम पर, और तमाम उन्हीं पब्लिक का, और वो घाटे में, ठीक है, और उस घाटे में मान लीजिए जाने के कुछ कारण है तो उनको ढूंढ लो। लेकिन बहुत से पब्लिक सेक्टर्स तो ये थे जिनको हम नवरत्न कहते थे और सब प्रॉफिट में थे। आप आंकड़े अगर जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे तो क्या आंख फूट गई है क्या किसी की? नजर नहीं आता क्या? आप जो बुद्धिजीवी कहने वाले लोग हैं या जो इस देश के लिए सोचते हैं, आप बंद कर दो उन्हें, उनके पीछे लगा दो ईडी वीडी जो भी लगानी हो, लेकिन फिर भी सच सच रहेगा। विचार नहीं मरता है, सत्य नहीं मरता है, ये सच बात, ये बात मान लेना आप, नहीं मरता सत्य। और तुम्हें इतनी मशक्कत करने की जरूरत क्या है सत्य को दबाने की? कोई जरूरत नहीं। आप एक बार कह ही दो ना, और उसके लिए समाधान करो, सब लोग मिलकर करें। आप ये जो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं आंकड़ों के माध्यम से या उसके माध्यम से, इससे बेरोजगारी हटने वाली नहीं है ना। बेरोजगारी है, हो सकता है इकोनॉमी का कुछ दोष रह गया हो, अब आप कुछ और कहने लगे वो अलग बात है, लेकिन वायदे तो आपने किए थे, अच्छे दिन आने के वायदे तो आपने किए थे। और हम ये भी नहीं कहते कि अच्छे दिन कल आ जाएंगे, लेकिन हमें कभी कभी शक ये होता है कि कहीं से शुरुआत ही नहीं हुई। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो पब्लिक सेक्टर खत्म होते हैं इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और पब्लिक सेक्टर की बात नहीं है, मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर सकता हूँ कि असंगठित जो मामला है, जो आप आते हैं कमर पर हाथ रख के कह देते हैं कि सब आज जो है ना 12 बजे के बाद लॉकडाउन है। आपको मालूम नहीं है आसपास 30 लाख आदमी काम करता है। 8 नवंबर को आप आते हैं, 7 नवंबर को कोई तनख्वाह लेकर आता है, 7 नवंबर को उसकी 30 दिन की मेहनत का एक पारितोषिक या पारिश्रमिक या तनख्वाह नाम की चीज मिलती है, और वो 1500 के रूप में है। और आप 8 नवंबर को घोषणा कर देते हैं, आप आरएनडी नहीं करते। क्या कहें आपको, जड़ कहें या चेतन कहें, आपको बताइए क्या कहें आपको? संसार की भाषा में क्या बोलें? कौन से किस्म के जिद्दी हैं आप? कौन से किस्म के प्राणी हैं? ये प्राणी जगत में अगर कोई रिसर्च की जाए तो आप तो कुछ अलग से प्राणी नजर आते हैं, आपको समझ ही नहीं। आपके पास सब कुछ है, आप कोई आरएनडी, कोई रिसर्च करके तो देखो कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, क्योंकि आप जनता के लिए हैं और जनता के द्वारा चुने गए हैं। आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, और विशेष व्यक्ति अगर है भी तो अपनी विशेषता दिखाओ ना। कुछ भी फैसला ले लेते हो आप, कुछ भी फैसला ले लेते हो। आपका गृह मंत्री एनआरसी, अक्साई चीन भुगत ले। अरे सब चीजें परसेप्शन पर चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। कोई 30 साल से छोटे मोटे ये जो झगड़े झंटे के अलावा कुछ था नहीं, वो शायद कोई प्रयोग कर रहा होगा चाइना, लेकिन नहीं टिका। कोई बात नहीं, आप अक्साई चीन भी देख लेंगे। अब तक तो पाकिस्तान देख रहे थे, अब क्या है? कितनी भी आंख बंद कर लेना, शिकारी लक्ष्य नहीं बोलता, ये ध्यान कर लेना। और कितनी भी आंख बंद करने को जनता से कहना, भुगतेगी जनता। आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो कह देंगे इकोनॉमी फेल हो गई, मैं तो अपना थैला उठा के चल दिया हूं। आप कभी सत्य की बात नहीं। गांधी ने पूरे आंदोलन में ये कहता था अपने तमाम वर्कर से, भाई साहब, मेरे पिताजी भी गांधीवादी थे, 4 आने का हिसाब भी आप लिखना। 4 आने बहुत होते थे उस वक्त, मेंबरशिप मिलती थी पूरी कांग्रेस की। 4 आने के हिसाब पे वो किसी ने किया नहीं किया, क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी मेरा आदर्श। 4 आने के हिसाब। आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा आता है, कुछ बोलते ही नहीं। आपके पिताजी का पैसा है क्या? कौन सी ग्रंथि है आपके अंदर? कौन सी इंफीरियरिटी ग्रंथि है? कौन सी बेईमान ग्रंथि है? कौन सी हेराफेरी की ग्रंथि है? जरा यार, निरे साइकोलॉजिस्ट हैं, उस ग्रंथि को निकाल फेंक। देश का अधिपति है तू भैया, देश का बड़ा आदमी है, नो डाउट। हम तो अपनी व्यथा कह रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। और कहाँ यार, कहाँ हम लोग, कहाँ तो लोग भाई, 56 इंच का सोना सीना और शेर का चेहरा, हमारी बच की कहाँ है? लेकिन फिर भी भारतीय नागरिक हैं। इतना तो गांधी ने पूरे आंदोलन में एक ही बात कहती कि अंग्रेजी हुकूमत जो तुम कहते हो ना कि सूरज नहीं छुपता और ये नहीं होता और वो नहीं होता, आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, आप निर्भय हो जाइए, सिर्फ निर्भय।
आजादी आपके कदमों में पड़ी है। इस तिरंगे झंडे को जो हम देखते हैं ना, और जब आप फहराते हैं, तो पहले जब आपने फहराया था 2014 में, पहले तब तो ठीक थोड़ा लगता था कि आप फहराने के काबिल हैं। बहुत बड़ी बातें की थी। इम्प्लीमेंटेशन होगा, धीरे धीरे होता है। हम भी इस बात को समझ रहे थे, एक नया मसीहा आया है, होता है कई बार। बहुत धोखेबाज निकले भैया, बहुत धोखेबाज। जब भी उस झंडे को फहराता हुआ देखता हूँ ना, सच्ची बता दूं, बहुत पीड़ा होती है। क्या हक है यार, तुम्हारे जो पूर्वज थे, जहां से तुम्हें शिक्षा मिली थी ना, उन्होंने कभी नेहरू को माना ही नहीं, कभी इस झंडे को। क्योंकि आप विचित्र तरह के लोग थे। आजादी मिलने के बाद 47 में भी आप ये कह रहे हैं, 42 में तो आपने धोखेबाजी भी की, वो छोड़िए, इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। एक एक दिन का हिसाब है इस मुल्क के पास। आपका एक एक दिन का, एक एक मुखबरी का हिसाब है इस मुल्क के पास। लेकिन 42 में भी गांधी जैसे बड़े दिल के आदमी ने कभी आपको देशद्रोही नहीं कहा था। कम्युनिस्टों ने विरोध किया था, बहुत से लोगों ने विरोध किया था, नहीं कहा था। तब भी नेहरू एक ही बात कहता, दे आर पैट्रियट बट दे आर मिसगाइडेड पैट्रियट। तो आपकी जो मिसगाइड करने की संस्था है ना, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन लगा था कि लोकतांत्रिक तरीके से आप लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आप एक पार्टी बनाए बैठे हैं, जीत गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब झंडा फहराते हैं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। बड़ी मुश्किल से झंडा चढ़ाया गया था, बहुत मुश्किल थी। बड़ी पवित्र थी लाल किले की प्राचीर। क्या कह रहे हैं आप, सारी झूठी बातें। संसद में झूठ बोलना मना था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली संविधान की शपथ ही कहती थी, जो कुछ कहूंगा ईमान से कहूंगा। ये एक अंतर्ध्वनि थी हमारी, लिखा हुआ है वहां, कहीं भी बेट बात पढ़ लेना आप, चारों तरफ पार्लियामेंट के। ये आपने नहीं लिखवाए थे, ये हमारी भारतीय संस्कृति थी भैया। चाहे वो अंग्रेज थे साले, चाहे मुगल रहे, कोई भी रहा हो, विचार मेरा कभी खत्म नहीं हुआ, और अभी भी मैं उस प्रक्रिया में हूं। लेकिन एक बात कहता हूं, रिटायरमेंट होगा। क्यों नहीं होगा? तब आपके पास अपने गुनाह गिनने के लिए कोई कैलकुलेटर नहीं होगा। जो विश्वासघात और विश्वासघात के अंदर छिपी हुई वृत्तियां और उसके तदनुसार किए गए काम अनगिनत हैं, गिना ही नहीं जा सकते। आधे घंटे में आप क्या आ भी दिया, क्या कर लोगे? ये तो सब बांट लो, सब बांट लो। नरक में भी एक देवता होता, असुर कुमार। ये सब असुर कुमार बैठे हुए हैं, अतीत की वर्तमान की भिड़ाओ भरे हुए युद्ध, मुर्गा युद्ध कराते रहते हैं। कभी इस देश की सही हालत पर है। 100 लोग मार दिए, बच्चा बिना दूध के मर गया, और 500 का नोट मेरी जेब में है, ऐसा नहीं हुआ। और एक है कोई पत्रकार, वो किसी दूसरे से पूछ रहा था, आपके पास प्रमाण क्या है इस बात का? और नाम पता है क्या है उसका? सुमित अवस्थी। बाबा आपने कितनी अच्छी तरह नाम रखा हो, सुमित। अच्छा मित्र भी कह सकते हो, अच्छा मती भी कह सकते हो, कोई प्रोनाउंसिएशन में करवा। वो पूछ रहा है किसी से, और भाई साहब ताली बज रही है, क्या बात है, आपके पास प्रमाण है कि 100 लोग मर गए? हद हो गई यार, हद हो गई। आपके पास प्रमाण है कि आप सुमित अवस्थी के पिताजी के बच्चे हैं? आप बताइए, मैं पूछूं तो आप बता दोगे क्या? अरे ये जो मतिक ज्ञान है ना, ये कोई आंकड़ेबाजी और शब्द नहीं चाहता। बच्चा अगर तुमसे कहने लगे मैं भूख लग रही है, और कोई बेवकूफ पत्रकार आपसे पूछने लगे क्या प्रमाण है कि आपको भूख लग रही है, बताइए आप, क्या प्रमाण है कि आपको भूख लग रही है? इससे ज्यादा बेवकूफी का सवाल हो सकता है? इस तरह के सवाल रोज पूछे जाते हैं, डंके की चोट पर आर पार दंगल। ये क्या है भाई? ये भारतीय संस्कृति के हिस्से है दंगल? अरे भाई, कभी रक्षाबंधन के मौके पर 2-4 पहलवान लड़ा दिए जाते थे, दंगल हो गया। आप भारतीय पूरे के पूरे मानचित्र पर खड़ा कर देंगे दंगल, आर पार। 2 कौड़ी के लोग हो तुम, 2 कौड़ी के लोग हो तुम। कभी तुम्हारी आत्मा झकझोरती नहीं? तुमको बोल क्या रहे हो तुम? है सब मिसगाइड। अब की बार होगी आर पार, सुन ले चाइना, बार बार। क्या बदतमीजी है ये,
आप मैं तभी कहता हूँ कि जो पीछे बैठे हुए आका है ना, वो जानते हैं इस बात। तुम तो टूल हो, मामूली से टूल हो, मामूली से टूल हो। कल लात मार के भगा दिया जाएगा तुम्हें। कुछ तो संतुलित रखो ना। है दो चार लोग ऐसे जो संतुलित रख, भाई ठीक है, कोई प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है। आप डर में ही पैदा हुए थे, डर में ही मर जाएंगे। और डर में अपने, मान लीजिए बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन के एक डरपोक आदमी बैठ भी जाए और उसकी आत्मा में तमाम डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है, जिसके लिए निर्भयता का संदेश दिया था महात्मा गांधी ने। वो तू भयभीत आदमी, डरपोक आदमी, कायर आदमी, नपुंसक आदमी, किन्नर आदमी सत्य का उद्घोषणा करेगा क्या? कैसा उद्घोषक है तू? जो एंकर है ना, इसको भारतीय जो नाट्य मंच है ना, या भारतीय पहले जो नाटक हुआ करते थे, उसमें नटी कहा जाता था। देख लेना कहीं संस्कृत के ट्रांसलेशन में। नटी का काम कर रहे हैं आप, लिख के दिखाओ ना, नटी। नटी है आप, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ये विष कन्याओं की जो पैदावार हुई ना इस दौरान में, या विष पुरुषों की पैदावार हुई, बहुत नुकसान किया इस मुल्क का। सच्ची सूचना तो दे दो यार, जिज्ञासा को तो शांत कर दो। अब आप कह सकते हैं कि भाई सच्ची तू मान रहा है वो सच्ची है, मैं दे रहा हूं वो सच्ची है, तो मैं थोड़ा सा ये भी मान लूंगा, कभी प्रमाण भी दे दे। नहीं दे पाओगे आप, नहीं दे पाओगे यार। बड़ी कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर गुरु के, किसके, योग गुरु के पैर छूता है। क्या जाएगा संदेश? गुरु तो बनारस में ठग को कहते हैं, लोक भाषा में समझ लेना। ये योग के नाम पर जो ठगी करने वाला व्यक्ति है, जो अपने को अर्थशास्त्री भी समझता है, और जो कहता है अगर संविधान न होता तो यहाँ खून की नदियां बह जाती। रोहतक की किसी उसमें कहा था, गांधी को 50 बार इस आदमी ने अरुण जेटली की सभा में बैठ के गांधी को गाली दी है। वो व्यक्ति हमारा आदर्श बन सकता है क्या? गुरु हो सकता है, ठग हो सकता है, ठगों की भाषा रही। और एक बात बताऊं, ठगों का जब उन्मूलन हुआ था, 30,000 ठग फांसी पर चढ़ाए गए थे। इतिहास गवाह इस बात का, देख लेना जबलपुर की जेल में जाके। ठगी का भी उन्मूलन होगा, रिटायरमेंट तो होगा, ये बात पक्की है। ये नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन कितना जानते हैं योग गुरु है आप? योग गुरु का मतलब योग में आप पारंगत हैं, है? योग के यम नियम प्राणायाम और अंत में जाके समाधि, कितना जानते हो आप? और उसके लिए करते क्या हो आप? ये नटों के व्यापार है। राजस्व, पहले राजस्व प्राप्त अच्छा लगता था। अरे अभी भी आप कभी देखेंगे कि पतली सी धार पर एक लड़की इधर से उधर जब होती है तो ताली पिटती है। कठपुतली का हमारे यहाँ भी रहा है, कोई बात नहीं उस पर क्या ये। तो मनोरंजन का साधन जो है वो गुरु बनेगा, इस मुल्क की बहुत विडंबना है। चलने रिटायरमेंट तो होगा, चलने वाला नहीं है। और उस आदमी के पैर छूता है, एक देश का, एक प्रदेश का। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, संदर्भ विशेष में कह रहा हूं, 30 स्टेट है इस देश में, 29, ठीक है भैया। कहां कहां जमीन है तेरी और क्यों है, बता बता। एक पत्रकार सिर्फ यही तो पूछ रहा है आपसे कि आप सिर्फ ये बता दो कि इस देश की इकोनॉमी में आपका योगदान क्या है। आप तो जो टैक्स हमारी श्रृंखला है, जो टैक्स हमारी एक पद्धति है, जो हमारी इकोनॉमिक समृद्धि का कारण है, उसमें आप कितना टैक्स देते हो? इतना ही तो पूछा है, सत्य बात। मैं, आप मेरे से अरे लठ चलाएगा क्या? एक पत्रकार का धर्म है ये पूछना। और मान लीजिए, ये भी मान लीजिए किसी और धारणा से पूछा है, लेकिन क्या ये प्रश्न सत्य नहीं है? ये प्रश्न प्रश्न नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि पूर्वाग्रह है, धारणा है, लेकिन प्रश्न है ना। इस प्रश्न पर वो आदमी चला जाता है, निकाल दिया जाता है। चैनल को ये धमकी दे दी जाती है, एडवर्टीजमेंट नहीं दूंगा। एडवर्टीजमेंट तू दे रहा है तमाम दुनिया भर के। चोर को चोर पोषित कर रहा है, चोर को चोर पोषित कर रहा है, और दोनों चोर राजी। और एक ईमानदार आदमी को निकाल के बाहर कर दिया। केवल इसी प्रश्न पर। कुछ और बात होती तो बड़ी जायज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है, व्यवस्था है। और उस आदमी के पैर छू रहा है, तमाम दुनिया भर की जमीन है उसके पास, किसके लिए भाई?
कि ना हर्बल प्रोडक्ट है, तू जानता है हर्बल के बारे में कुछ? ये जो दुनिया को दिखाते हो, तू जानता है? अगर नीम के सारे गुण बता देना तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। नीम के सारे गुण बता दे, कुछ नहीं, इधर की उधर की यत्र। इस देश में ऐसा होता रहा है, 4 आने का काम शास्त्र पढ़ के बहन लोग बादशाह बन बैठे। कोई बात ही नहीं है, इस मुल्क में ऐसा ही है। चूंकि क्या है, ज्ञान का नितांत अभाव है। और आप 2-4 बोल जाइए, कहना ये तमाम हर्बल्स के बारे में जानते हैं। अरे तू अपने बारे में नहीं जानता। मैं पूछ लेता हूं, तेरे बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, बता। अपने बारे में नहीं जानता, नीम के बारे में क्या जानेगा, बबूल के बारे में क्या जानेगा। व्यापार कर रखा है, झूठ का व्यापार, और सत्ता के बिल्कुल शीर्ष से लेके और नीचे तक तमाम झूठ का व्यापार पैदा हो। हम ये नहीं कहते कौन अच्छा था कौन बुरा है, या हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भाषा है, सच भाषा है ये। आप क्या करें? सच नहीं तो भैया मेरे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस देश अभिशप्त हो गया है क्या ये देश? जब झूठ अपने पैर पसार के अंगड़ाई लेता हुआ ठाठ से राज्य कर रहा हो, और सत्य इस बात की वेट कर रहा हो, ब्रह्मर्षि वेट कर रहा हो कि भाई अब तो शायद सत्य का उद्घोष हो, अब तो कोई बात हो, और झूठ अपना पैर पसार के सवेरे फिर वही बात कहना, भाई बात सुन इधर आ, सत्य सत्य और झूठ के बीच का झगड़ा है। कोई, मैं आपको एक यकीन दिला देता हूँ, न कोई हमारे लिए चाइना है, न कोई पाकिस्तान है। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बात कही थी मरते वक्त, न कोई रशियन, न कोई तुर्की, न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। पीड़ा रही होगी, वो तो फांसी चढ़ गए, वो क्यों झूठ बोलते? ये हुआ था उस वक्त। ये जो मुखबिर लोग थे ना, ये जो देश के सच्चे देशभक्तों के साथ गद्दारी कर रहे थे, इन्होंने डुबोया इस देश को तब भी। लेकिन बहुत संत किस्म के लोग इस मुल्क में हुए, कभी भी उनको ये नहीं कहा कि तुम इस देश के नहीं हो। ये जो हूड़ लोग थे ना, जो किसी और ही फिराक में थे, जिन्हें सिर्फ ये बताना था कि मैं भी हूं, अपनी उपस्थिति भर दर्ज कराने के लिए, जो दुनिया भर के झूठ बोलते रहे, मुखबिरी करते रहे, अंग्रेजी हुकूमत का साथ देते रहे। अरे अभी का इतिहास है, कोई बहुत लाल किले में थोड़े गाड़ दिया गया है, ये तो अभी का इतिहास है। आप कह सकते हो कि नहीं साहब ऐसा, नहीं साहब ऐसा, आप तिरंगे को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोग सत्ता पर बैठ गए, किसी न किसी बहाने से बैठ गए, फिर वो हूड़ करके फिर आ गए। अच्छे भले लोगों ने, इस देश के भले नागरिकों ने आपको सिर पे बिठा लिया, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप सत्ता पे बैठ के आप अपने धर्म का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। कई बार पूछा था राजधर्म में, जो उस पर जाता ही नहीं। पूछा क्यों गया था, किससे पूछा गया था, किससे बात कर रहे हैं आप, राजधर्म की किससे बात कर रहे हैं? पहले उसकी आरएनडी तो कर लीजिए भाई, किससे बात करेंगे आप? तामसिक वृत्ति के पुरुष से आप सात्विक बात कर रहे हैं? बताइए, किसी कसाई के पास आप गीता की बात करने लगे, आपने पात्र गलत चुन लिया है। और जब पात्र आपने गलत चुन लिया है, तो फिर ये शब्दावली से क्यों लोगों को लुभा रहे हैं आप? राजधर्म क्या, ऐसा थोड़ी होता है। अरे निकाल के बाहर करो, सीधी सी बात। लेकिन नाग पंचमी के दिन नागों को भी इस देश में दूध पिलाया जाता है, सांपों को भी दूध पिलाया जाता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सिर्फ इसलिए कि भाई ठीक है तुम अपने बिलों में घुस जाओ। वो दूध इसलिए नहीं पिलाया जाता है कि वो तुम आके जमीन पर तमाम इस सभ्यता को आपका संहार करें और अपने जहर से दुनिया भर को, वो इसलिए पिलाया जाता है कि भैया अपने अपने बिलों में जाइए। मेरे पिताजी कभी कभी गांव का रहने वाला हूं, तो कभी कभी गांव में सर्प निकल आते हैं, तो सब तो हाथ जोड़ के कहते थे कि ये बाल बच्चों का घर है और आपकी अपनी व्यवस्था है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप चले जाइए। चले जाते थे, उन्हें बिलों में ही जाना है, जाएंगे कहाँ? वो तो हम हैं जो जबरदस्ती पाल रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ? और उनके पास जगह क्या है? क्योंकि डर उनके पास भी है। अब वो डर को इस तरह फन फौला के और फुंकार के और थोड़ी सी चिंगारी फेंक के वो आपको प्रभावित कर लें, और आप उनको अपने उसमें आसन पर बिठा दें, ऊंचे आसन पर, तो सर्पराज करेगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सर्प की जो स्थिति है वो तो बिल में जाने की है। तो आपने पहचाना है, आपने किसी गलत आदमी से आप बात करें गीता की और वेद की और हिंदू संस्कृति की, ये बिल्कुल गलत। हमारी संस्कृति तो बहुत भाई साहब बड़ी प्यारी संस्कृति है।
और ये बताइए वेद व्यास ने कितना बड़ा काम किया। सारे जितने भी चीजों को समेट के अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, उन्होंने कहा तू नहीं पढ़ सकता सारे, मैं तुझे सार बता देता हूं। बहुत बड़ा काम किया वेद व्यास जी ने, सारे पुराणों को मिला मिलू के उन्होंने सार निकाल दिया। किसी व्यक्ति ने कहा ये कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। और पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, तो इसका सार समझ में आ जाएगा। झूठ नहीं बोला है ऋषि ने, ऋषि मनीषी झूठ नहीं बोलते हैं। भैया इसमें बुद्ध भी है, महावीर भी है, और ये भारत जो जाना जाता है वो अपनी संस्कृतियों के लिए तो जाना जाता है, और अंतिम उसका महापुरुष है गांधी। अंतिम मीन्स जो अभी हम जिसको उद्धृत कर सकते हैं, महात्मा गांधी। सब जगह आपको मूर्तियां मिल जाएंगी। बहुत बड़ा काम किया उसने, और उस वक्त किया जिस वक्त के रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। भाई कौन सुन सकता था उसकी बात उस वक्त, बताइए आप। लेकिन उसने कहा मैं प्रयोग करूंगा, और ये मेरे पास अस्त्र है। यही है हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन, जो भी कहें आप, या श्रमण संस्कृति, अहिंसक संस्कृति, जो भी कहना चाहें आप। उसने कहा सत्य अहिंसा का प्रयोग करूंगा मैं, और कोई माने या न माने, प्रयोग सफल हुआ। और आप क्या करना चाहते हैं? आप झूठ बोल सकते हो भाई एफडीआई आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन एक घराने में आई है 70%, एक घराने में। आप इस देश को समझो भी है, बहुत लोग हैं और बड़े साधनहीन लोग हैं, बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित लोग, फिर भी परिश्रमी हैं। तमाम जितनी भी हमारे यहाँ सात्विक धाराएं हैं उनको मानने वाले लोग हैं, चाहे वो उनका भगवान कोई भी रहा हो, कोई इष्ट रहा हो, कोई भी वाक्य रहा हो, मानने वाले लोग हैं। भीरू हैं, भगवान से भीरू हैं, गुनाह भीरू हैं, यूं कह लेते। ये पाप नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, बहुत डरते हैं, उनका भरोसा है किसी सत्य पर, किसी परोक्ष धारा पर उनका भरोसा है। आप क्या कर रहे हैं? और ये बात जो बहस की अब रह नहीं गई है, अब ये निर्विवाद बात है। लोग कहते हैं कि बहस कर लो, बहस की बात ही नहीं रह गई है भाई साहब। अब ये निर्विवाद है कि आप लगातार और लगातार झूठ बोल रहे हैं, और लगातार इस देश की दुर्दशा कर रहे हैं, और लगातार आप इस देश को रसातल में ले जा रहे हैं। ये सच बात है। और मेरी मूल आवश्यकता 3 ही है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप हर बात पे झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते? बताइए। मैंने प्रतीकात्मक उदाहरण दिए हैं उन स्टेट्स के, आप सारी स्टेट्स की हालत देख लीजिए। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे तो कल मरना है। गांधी के हम लोग हैं, हमें जेल ईडी पीडी हमारा कुछ नहीं है, जेब में 4 आने पड़े हैं, बात खत्म। हम तो साफ बात ये कह रहे हैं कि तुम देश के साथ द्रोह कर रहे हो, और जो ये कह रहा है वो देशद्रोही नहीं है। तुम संविधान के साथ मजाक बना रहे हो। अपनी तमाम एजेंसी जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की गई थी, ये जो तमाम संपदा बड़े संघर्ष की देन थी, उसको आप मिट्टी में मिला रहे हैं, और 5 लोगों को केवल आप पोषित कर रहे हैं। क्यों? कि आप कोई अपना अलग द्वीप बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? लेकिन फिर वही बात, रिटायर तो होंगे आप, इस सत्य को पहचान लो, तो इस दौरान में कुछ कर ही लो ना, अच्छी बात हो जाएगी। जवाब नहीं मिल पाएगा। तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, कभी ध्यान नहीं है तुमको सिकंदर विकंदर का? ये जितने बड़े बड़े लोग थे और भी इस देश में पैदा हुए हैं, कभी ध्यान है आपको? बड़े बड़े लोग चले गए। बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं, ऐसा काव्य आता है हमारे यहाँ। वक्त बदलता है, तुम्हारा घड़ा जरूर बड़ा रहा होगा, घड़ा तो भर गया है, ये बात तो सच है। हमने तो जो कुछ सीखा है, समझा है, वो गांधी से सीखा है, उसके विचार के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, उसका एक्शन के माध्यम से, उसकी साफ गोई के माध्यम से। कभी उसने झूठी बात, बेकार की बात नहीं की। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत। अरे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उसको देख लीजिए। इस देश में उस वक्त 26 इंडस्ट्रीज बड़े बड़े थे, ठीक है, पैर में बैठ गए थे, बिल्कुल हम मानते हैं, क्योंकि गांधी बोलता है। आप आज कोई चीज बोलो, आपको लोग आज मान रहे हैं। आप आज कोई चीज बोलो, लोग आपकी हर बात को मानेंगे। सारे मूर्खतापूर्ण काम किए लोगों ने, विचारों ने, आपके कहने पर। थाली बजाओ, ताली बजाओ, ये करो, वो करो, और थाली डाली तो नजर आती है। आपने इनडायरेक्टली लोगों से ये भी कहा गाली दो, दी लोगों ने भैया।
तो आपने एक प्रयोग तो कर लिया कि जनता आपके पीछे है, तो आप दूसरा प्रयोग भी कर लो ना, कि इस जनता को कुछ दो ना बेचारे। ये जमीन उनकी है भाई, उनके पोषण से, उनके उससे उनका तो शोषण मत करो आप। मैं तो पहला ही श्लोक इसलिए बोला कि आप कहीं गलत न समझ लें कि आप हिंदू संस्कृति के ठेकेदार हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वे। मैं तो इस पृथ्वी की इतनी इज्जत करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि अगर मैं बिस्तरे से उतर भी रहा हूं तो कह रहा हूं कि मेरे पैरों से स्पर्श हो रहा है, हे मां मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे कर्म के क्षेत्र में उतरना है। ये है इस मुल्क की कल्चर, और तुम इसको रोनते जा रहे हो। क्षमा मांगना तो बहुत दूर की बात है, तुम इसकी कोख को उजाड़ रहे हो, इसमें रहने वाले लोगों के साथ बद व्यवहार कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हैं आप, क्योंकि आप सत्ता में। बता के आप कुछ राजी नहीं। भाई खोला था उन्होंने कि भाई हर जनता को जानने का अधिकार है आरटीआई के माध्यम से, उसके माध्यम से आपने सब चीजें बंद कर दी। ये चैनल्स जिनको इस बार इसके लिए बताया गया था कि तुम सूचना दे सकते हो, कुछ चैनल इसलिए बताए गए थे पार्लियामेंट के डायरेक्ट आप देख सकते हो क्या हो रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं, कानून बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। सब खत्म कर दिया आपने, सब खत्म कर दिया। केवल एक बात मिलती है हमें, हमें तो किन्नर समाज तो हमें वैसे भी समाज में मिल जाता था, अब पार्लियामेंट में भी मेज थपवाने जबरदस्ती, कोई बात नहीं है। भेद की बात की जा रही है, आदमी को आदमी से भिड़ाने की बात की जा रही है। आपकी मंशा कुछ और है, उस मंशा पे आप ताली पीट रहे हैं। धन्य हो, मनुष्य भव मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। सत्ता सुख मिल गया है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट होगा, बच नहीं सकते आप। इसलिए जाने अनजाने गुनाह तो मत करो। संविधान की पहली लाइन पढ़ लोगे ना, पहली, शर्म से झुक जाएगा सर। आप निरंतर संविधान को संविधान से बढ़ा रहे हैं, एक नई धारा के जरिए आप 370 हटा रहे हैं। मैं अब हटा दिया, बड़ी अच्छी बात है, हुआ क्या, बड़ी अच्छी बात है। आपने जितनी सरदर्दियां पाली हैं इस मुल्क पर, जितने संकट आपने पैदा किए हैं अपनी मूर्खताओं से, वो अब समझ में आना चाहिए जनता की। जितनी मूर्खताएं थी, हाथ फहरा के कह रहा था वीर रस में, वो आदमी जिसके पास कई तरह के क्रिमिनल्स मुकदमे लगे, वो एक अलग बात है कि व्यवस्था इस देश की कुछ ऐसी है, वो आदमी अक्साई चीन की बात कर रहा है। अरे वो तो हमारा है ही, तू क्या बोल रहा है पार्लियामेंट में। लेकिन अभी तक चीजें परसेप्शन पे इसलिए थी कि मैं समर्थ होने की, ये जो जितनी भी टीटी सन 88 में जिसको कहते हो आप, टीटी हुई है चाइना के साथ, ये क्या था, ये उन अकलमंदों का काम था जो ये कहते थे कि अब मैं समृद्धि की दिशा में तू भी बढ़ और मैं भी बढ़ूं, और समर्थ समर्थ से लड़ेगा, अगर कोई बात होगी तो देखा जाएगा, अभी परसेप्ट में चलने दे इसको, अभी हम बाउंड्री पर कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ये बात तय हुई सन 88 में, और तय हुई 2017 तक चली हो। उसके बाद आप डोकलाम से लेके अब तक झूठ बोलते रहे, आपके वश का कुछ है नहीं। आपने अपनी तमाम विदेशी पॉलिसी एक तरफ, जिसका कोई मीनिंग नहीं, 250 साल उसको हो गए, वो कभी हिंदुस्तान के नाम कोई चीज अमेरिका ने दी हो तो बता दो, आप कब तक उसके चरण पूछते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता, बायलिटरल है, आजकल कुछ नहीं रह गया है, चूंकि बहुत सी बातें मुझे भी नहीं मालूम, बहुत सी बातें आपको नहीं मालूम। हमारे उसके साथ कई संधि हैं, कई समझौते हैं, कोई बात नहीं, मुल्कों के साथ मुल्कों के होते हैं। लेकिन तू यार भारत का प्रधानमंत्री इसका चुनाव प्रचार करने जाएगा क्या आपकी बार, क्या कह रहे हैं आप। उसकी वो जाने, मुझे अमेरिका से मतलब है या ट्रंप से मतलब है, वो बताइए आप। वहां की खुद फौज ये कहती है, जब वो फौज को बुलाने की बात कर रहा है गवर्नर से, तो फौज ये कहती है कि हम अमेरिका के लिए हैं या ट्रंप के लिए। वहां की डेमोक्रेसी देख, कुछ पढ़ने लिखने का मौका मिले तो देख। ये जो स्टैच्यू लिबर्टी की कभी कभी बात की है मोदी ने कहीं, क्या होती है वो लिबर्टी, ये लिबर्टी ये होती है कि लोगों को बेरोजगारी के कगार पर फेंक दे, लोगों का रोजगार छीन ले। रोजगार देना तो तेरे बस की बात थी ही नहीं, चाय वाला कितनी चीजें रख, कितना स्टाफ रख सकता है। मेंटेलिटी वही है, तामसिक मेंटेलिटी में राजसिक बात हो रही है। तामसिक मेंटेलिटी के आदमी को राजा बना दिया, जनता ने बना दिया, भैया कोई बात नहीं, मौका मिलना चाहिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ये हूँ और वो हूँ, कोई बात नहीं। इस देश में करुणा जो है, नेहरू एक बात कहता था, सब काम करना लेकिन बिहेवियर ऑफ पिटी, करुणा से सावधान रहना। इस देश ने करुणा के चलते बहुत नुकसान उठाया है,
एक नुकसान ये भी हुआ हमारे साथ, तो क्या करोगे आप? करुणा ने जहां वरदान है वो, वहां अभिशाप भी है। करुणा के चलते हमने बहुत नुकसान किया है। खैर, बहुत लंबी बात हो गई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और मैं लगातार इस श्रृंखला में आपके सामने आता रहूंगा कि ये देश अभिशप्त हो गया है, और हमें सोचना चाहिए कि अभिशप्त क्यों हुआ है, कौन लोग इस बात के जिम्मेवार हैं। क्या जनता से ही भूल हो गई तो सुधारा जा सकता है, और नहीं भूल हुई है तो कोई बात नहीं, उन्हीं से गुजारिश करो कि भगवान हमने आपको इसलिए, उनसे कुछ न कुछ बात तो करो कि हे राजन, कुछ तो करो। आप इस तरह झूठ मत बोलो ना, मेरे साथ विश्वासघात मत करो ना, ये निरंतर झूठ पे झूठ मत बोलो ना, झूठ कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। आप उस तरह मत बढ़ाओ ना, इस मुल्क को मत बर्बाद करो। ये माँ है मेरी, ये भारत माँ है मेरी, इसकी धूलों में मैं लिपट के जैसे तैसे बड़ा हुआ हूं। आज इसी माँ से कुछ मांग रहा हूं और तुमने माँ पर कब्जा किया हुआ है। कुछ तो बात ऐसी करो जिससे कि लगे कि आप भारत माता के सपूत हैं। भारत अभी अभिशप्त है, क्यों है, इस पर विश्लेषण करना चाहिए, लगातार हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सच कहने की आदत तो पड़नी चाहिए। अब इस बात से नहीं है कि ये ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, छोड़िए इन बातों को। सब तमाम देश के लोग हैं। अगर उनका जमीर जागता है तो बड़ी अच्छी बात है, उनका जमीर नहीं जागता है तो हम अपनी बात करेंगे, और हम जैसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो करेंगे, करनी चाहिए। क्या करना है, क्या कर लेंगे आप? हमने तो यमराज को आमंत्रण दे रखा है कि चल ठीक है, लेकिन कुछ कह के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, बस इतना है। जय पृथ्वी माता, जय भारत माता, जय हिंद। फिर मिलेंगे।